अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका होस्ट मंसूर खान। नाज़रीन, आज की मौजूदा सूरत हाल की बात कर ली जाए, आज की मौजूदा दुनिया की बात कर ली जाए तो दौर हाजिर की जदीद रियासतों में इंतहा पसंदी की जो मौजूदा लहर है और जिसकी हमने एक वाज़े शक्ल जो है वो इस वक्त अमेरिका में देख रहे हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्री भी जो है वो उसको कहा जाता है, जमहूरियत के लिए जो है वो उसको जमहूरियत का लंबरदार भी कहा जाता है, या एक सोशल सोफिस्टिकेटेड अगर किसी माशरे की मिसाल दी जाती है तो यकीनन वेस्ट के इन माशरों की मिसाल दी जाती है। लेकिन आज की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि सूरत हाल जो है वो कहीं भी कोई ऐसी ख़ास तब्दील नहीं हुई। जो एक्सट्रीमिज़म हम आज किसी न किसी शक्ल में जो है वो अमेरिका या इन डेवलप कंट्रीज़ में देखते हैं, ये एक तवील प्रैक्टिस हमने देखा कि ये तरक्की पजीर ममालिक में बल्कि क़यास ये किया जाता है या इस चीज़ पर बहरहाल किसी न किसी हद तक जो है वो एक कंसेंसस है कि इस्तेमाल की जानिब से की जाने वाली जो साजिशें थीं उसके बाद तरक्की पजीर ममालिक में बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक के अंदर इस किस्म की इंतहा पसंदी और इस किस्म के जो इंतशार थे वो मुसलसल जो है वो उस आग को जो है वो हवा देते रहे और ये सारा सिलसिला जो है वो साल साल से जारी था। लेकिन आज की जदीद रियासतें इस तमाम तर सूरत हाल में अपने आप को इससे दूर नहीं रख सकें और हालिया दिनों में हमने देखा, अगर भारत की बात कर ली जाए तो RSS की शक्ल में, अगर न्यूजीलैंड के वाक़े को देख लिया जाए, अमेरिका बरतानिया में होने वाले जो इंसिडेंट है वो इस चीज़ को बिल्कुल एक वाज़े दलील है इस चीज़ की कि ये इंतहा पसंदी या ये जुनूनियत जो है वो अपनी जगह आज तमाम तर दुनिया भर की रियासतों में मौजूद है। इसके साथ साथ जो मसाइल पैदा हो रहे हैं या इसके साथ साथ यकीनन दुनिया भर को जो एक मौका मिला इस वक्त अमेरिका पे जिस किस्म के हालात पैदा हुए और उसके बाद जिस किस्म का क्रिटिसिज्म सामने आया, या आप इसको कह सकते हैं कि यकीनन अमरीकी मुखालिफ जो कुव्वतें थी उनको एक भरपूर मौका मिला इस तमाम तर सूरत हाल को और अमरीकी हालात का जो है वो एक बेहतर तायराना जायज़ा भी जो है वो इससे लिया जा सकता है आज की सूरत हाल से। और एक माशरती जो सूरत हाल जो दुनिया भर जिसमें जलती रही साल साल से, जिस एक्सट्रीमिज़म को, जिस इंतहा पसंदी को मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ शक्ल में हमने देखा, आज अमरीका उस रेसिज्म को, उस तासुब को, उस नस्ल परस्ती को ख़त्म करने में नाकाम है। आज के जदीद रियासतें जो एक माशरती निज़ाम था उसको बेहतर करने के हवाले से जो कारकर्दगी थी उनकी, वो उसको बेहतर नहीं कर सके, बल्कि ये खराबी जो हमने साल साल से देखी दीगर ममालिक के अंदर, बिलखुसूस तरक्की पजीर ममालिक के अंदर, वो खराबी से आज ये रियासतें अपने आप को नहीं बचा सकी। अमेरिका के आज के मौजूदा हालात क्या हैं? डेविड प्रेट की मौत के बाद जो जॉर्ज प्रेट की मौत के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसके बाद इस पर एक पैकेज देखते हैं और पैकेज के बाद जो है वो गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा फरमाया, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो यकीनन इसके अलावा कुछ नहीं है कि नस्ल परस्ती के नाम पर हालिया सियाफ़ाम अमरीकी की इस हलाकत के बाद महज़ब माशरे का जो एक लेबल था उसकी खली जो है वो किसी हद तक जो है वो खुल के हमारे सामने आ गई। लेकिन एक बेहतरीन चीज़ ये है कि इन तमाम तर हालात में आज भी एहतजाज का हक़ रखने वाले लोग जो है वो सड़कों पर हैं और 40 से ज़्यादा अमरीकी शहरों में जो है वो इस वक्त सूरत हाल को काबू पाने के लिए जो है वो कर्फ्यू लगा दिया गया, जबकि 15 से ज़्यादा शहरों में जो है वो फ़ौज को जो है वो तलब कर लिया गया। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जो अमरीकी मुखालिफ कह लें या जो दीगर ममालिक रियासतें हैं उनकी तरफ से जो है मुसलसल क्रिटिसिज्म का जो है वो सामना है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी साबिक सफ़ीर हैं आबदा हुसैन साहिबा और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर गजनफर अली। आबदा हुसैन साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, आज की मौजूदा दुनिया में इस किस्म का एक्सट्रीमिज़म और बिलखुसूस इस किस्म की जदीद रियासतों में जिनको महज़ब रियासतों का जो है वो अलंबरदार कहा जाता है, क्या समझती हैं आज के हालात को? जो नस्ल परस्ती की एक घिनौनी कैफियत है वो खुल के मंजर आम पे आ गई है। जब एक सफ़ेद सिपाही ने एक काले बाशिंदे को जान बहक कर दिया तो उसके ख़िलाफ़ अमेरिका के मुतअद्दिद 40 से ज़्यादा शहरों में एहतजाज, संगीन एहतजाज हुए, यहाँ तक कि लॉस एंजलिस में कर्फ्यू लगाना पड़ा और मिनियापोलिस में इस वक्त भी पुलिस और हजूम के माबैन शदीद झड़पें हो रही हैं। तो ये जो नस्ल परस्ती की कैफियत है अमेरिका में, ये मंजर आम पे आई है, बुरी तरह से एक्सपोज हुई है और इसको साफ जाहिर है कि अमेरिका के तमाम दानिशमंद बाशिंदों को भी गौर करना होगा, उनकी हुकूमत को भी गौर करना होगा। और ये सारे जो वक़ुआ है
इसके बायस अब डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन के हवाले से सेकंड टर्म हासिल करना वो कदरे मुश्किल महसूस हो रहा है। तो अमेरिका को नस्ल परस्ती को जड़ से निकाल के और अपने दामन से बाहर फेंकना होगा, नहीं तो अमेरिका को एक मुतनाज़े रियासत समझा जाएगा। ब्रिगेड साहब, ये वही सारे एलिमेंट हैं जो हमने देखा कि मुख्तलिफ ममालिक में, और ये कयास किया जाता था कि ये इस्तेमार की जो है वो साजिशें हैं और इसकी कहीं ना कहीं ताने बाने जो है वो वहीं कहीं जाके मिलते हैं। आज ये तमाम चीज़ें, आज अमेरिका जैसी या जदीद रियासतों में ये एक्सट्रीमिज़म का जो एलिमेंट है ये हमें बड़ा वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। जी हाँ, ये बात दुरुस्त है कि मैं अब्दुल हुसैन साहब आपके पास आता हूँ, ब्रिगेड साहब से ज़रा जवाब ले लूँ। जी, बात ये है फरोद, ये चीज़ जो आज आप देख रहे हैं, एक जॉर्ज फ्लाइड की जो डेथ हुई है उसके बाद ब्लैक्स की तरफ से जिस तरह ये रिएक्शन आया है, और जैसे तमाम अमेरिका के जितने बड़े शहर हैं, बल्कि वहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट है वहाँ नहीं जारी बल्कि जर्मनी में भी बहुत एहतजाज हुआ। और कल आपको पता है कि इंग्लैंड में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के सामने लोगों ने बहुत एहतजाज किया। इसकी ये आज की तो वजह है नहीं। अगर आप ये कहें कि अमेरिका में भी किसी भी तरीके से कोई इक्वालिटी परसिस्ट करती रही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो आप इससे पहले चले जाइए, एक दफ़ा अमेरिका में बिजली गई थी तो उस वक्त क्या हुआ था। उसके बाद ब्लैक्स और वाइट्स के तो जो आपस के क्लैशेज हैं या फसादात, वो जो जिस तरह इंडिया में एंटी मुस्लिम राइट्स होते हैं, इस तरह अमेरिका में बहुत दफ़ा यह चीज़ें आई। अब जब से ट्रंप इलेक्ट होके आया तो ट्रंप इलेक्ट किस तरह हुआ? ट्रंप तो इलेक्ट ही वाइट वोट के ऊपर हुआ है ना, जो उसने कॉल की थी। आज भी उसने इन लोगों को जो ये एहतजाज कर रहे हैं इनको एनार्किस्ट कॉल किया है। उसका एक ट्वीट आप देख लेते हैं, मज़ाका खेज है, वो जो बाइडन को स्लीपी जो कह रहा है, और कह रहा है कि जी एनार्किस्ट है जो लोग ये कर रहे हैं, लेट्स कॉल दी नेशनल गार्ड नाउ। मतलब एक जोकर किस्म के जो प्राइम मिनिस्टर एक प्रेसिडेंट आके बैठ जाए और एक वो बुनियादी तौर पे खुद भी वो नस्ली जो मुनाफकत है और नस्ली जो नफरत है उस पर यकीन रखता हो, तो फिर उसकी रिफ्लेक्शन तो किसी तरह सामने आएगी ना। आप अमेरिका में आज हुआ तो लोग सारे मतलब दुनिया देख रही है उसको, दुनिया चीख रही है। लेकिन यही चीज़ जब अबू गरीब जेल में अमेरिकन फौजों ने वो इराकियों के ऊपर की थी, जब वो उनके ऊपर पेशाब करते थे, अबू गरीब की जेल की जो दीवारें आज तक चीख रही हैं अमेरिकन फौज के मजालिम से, उनके बेहमाना तशद्दुद से, किस तरह वो कुत्ते छोड़ते थे लोगों पे। उसके बाद आप देखिए अफगानिस्तान में उन्होंने क्या किया। अगर आप वो एक ये जो अमेरिकन आर्मी CIA ने जो ब्लैक साइट्स बनाई थी जो इंटरोगेशन के लिए, अब जो इन्होंने बाहर जो ममालिक में जो अड्डे कायम किए हुए थे, आप खालिद शेख मोहम्मद को आप देखिए कि 814 दफ़ा वाटर बोर्ड किया गया। अब अमेरिकन की खुद रिपोर्ट कहती है, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी मूवी आ गई जो कहा कि उससे उन्होंने सच निकलवा ही नहीं सके। यानी तशद्दुद की एक इंतहा थी, वाटर बोर्डिंग, मारना, अपना नंगा करके मारना, जुल्म करना। एक 2-3 बंदे थे, एक अब्दुल रहमान नाम का आदमी था जिसको उन्होंने पहले इंटरोगेशन से पहले ही कत्ल कर दिया। ब्लैक साइट्स बनाई हुई थी। तो ये जो सिफ्त है लोगों को मारने की, टॉर्चर की, ये अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन पुलिस के अंदर दफन हुई है। ये बुनियादी तौर पर तशद्दुद करके चीजों को हासिल करना चाहते हैं। साहब, लेकिन ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया का ऐसा लगता है कि एक शिफ्ट जो है वो इस एक्सट्रीमिज्म की तरफ आ रहा है। हालांकि एक लंबी प्रैक्टिस है जिससे कुछ हासिल उसूल नहीं हुआ, उसके बावजूद आप देखें डेवलप कंट्रीज के अंदर आपको ये शिफ्ट नजर आएगा। पूरी दुनिया के तशद्दुद को, पुरतशद्दुद चीजों को, हंगामा आराई को, ये दहशतगर्दी को, ये अमेरिकन सपोर्ट करते हैं, अमेरिकन फाइनेंस करते हैं दहशतगर्दी। अलकायदा ये जो है ना ISIS किधर बनी है, इसको फाइनेंस किसने किया है, इसका व्हाइट हाउस से बजट किस तरह सैंक्शन हुआ है? ये तो अमेरिकन CIA की रेवड़ी, ये तो दहशतगर्दी को फाइनेंस करते हैं। सबसे बड़े दहशतगर्द जॉर्ज बुश और बाराक ओबामा है, जिन्होंने पता नहीं कितने लोग मारे आपके ड्रोन अटैक्स में। ये दहशतगर्दी नहीं थी ड्रोन अटैक में मारना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो बम फेंका था, एटम बम फेंका था, दुनिया सवाल नहीं करती, वो दहशतगर्दी नहीं थी।
दहशतगर्दी शुरू होती है अमेरिका से, दहशतगर्दी शुरू होती है अमेरिकन प्रेसिडेंट के दिमागों से। वियतनाम की वॉर उठा के देख लें, वियतकांग को इन्होंने किस तरह मारा, दो इनको शर्मिंदगी हुई, बड़ी जलील किस्म की इनको शिकस्त हुई, लेकिन इस शिकस्त पे भी शर्मिंदा नहीं होते। अफगानिस्तान के अंदर थूक चाट रहे हैं जमीन पर लेट के, लेकिन फिर भी उसके बाद कहते हैं कि जी हम अफगानिस्तान में पता नहीं क्या डेवलपमेंट करके आए। तो ये रिफ्लेक्शन जो आपको नजर आ रही है ना, ये रिफ्लेक्शन इंटरनल नहीं है, ये इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इनके कांग्रेस के जो लोग हैं, जो इनकी हुकूमत के लोग हैं, जो इनके CIA है, जो इनकी बाकी, वो तो दहशतगर्दों को पनाह देती हैं। पहले ये जो अफगानिस्तान की जो जितने अफगानिस्तान के अंदर जो लोग लड़ रहे थे सोवियत यूनियन के खिलाफ, उनको बुला के डिनर किया करते थे रोनाल्ड रीगन साहब अपने दफ्तर में। उनको सीक्रेट मिशन होते थे, उनको ले जाया जाता था, जाके घुमाया जाता था, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता था। जब वहाँ से अपना मकसद हल हो गया तो वो जो है वो तालिबान हो गए। तो ये जो रियाकारी है, ये मुनाफकत, ये झूठ, ये तो इनके अंदर टूट के भरा हुआ है। ये तो इतने मतलब है इनका, अगर आप उठा के कच्चा छट्टा देखें, अगर इन्हीं के अदारे, इन्हीं के हुकूमत में अभी एक रिपोर्ट बनी है, एक फिल्म बनी है, रिपोर्ट नाम है उसका, जो कहते हैं कि जो अबू गरीब जेल की फाइलें थी और जो उसका रिकॉर्ड था वो गायब कर दिया था CIA ने, उसकी डिस्कें जला दी थी। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई गई तो वहां से शायद वहां पे वो अपनी फिल्म में ये एडमिट करते हैं कि 840 दफा जो है वो उसको खालिद शेख मोहम्मद को इन्होंने वाटर बोर्ड किया, और वो सवाल करते हैं कि क्या आपने उससे हकीकत निकाल ली। आप तो साहब, लेकिन इस तमाम ये इसमें कोई शक नहीं, जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं, सूरत हाल इससे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी, बल्कि शायद इससे कहीं ज्यादा संगीन थी, लेकिन अपने माशरे को इससे नहीं बचा सके। वो माशरे को किस तरह बचाएंगे जब आपकी गवर्नमेंट कुछ परफॉर्म कर रही होगी? लोग वहां पे सवाल उठाते रहे इराक की जंग के बारे में। अब 9/11 जब हुआ था, आप मुझे बताइए, 9/11 जब हुआ, इन्होंने कहा कि वहां पे आके जो अरबों ने हमला किया, और इन्होंने हमला किया है, और हमें कहते ISI सो रही थी। तो एक दफ़ा जनरल मुशर्रफ ने एक डिबेट में इनसे पूछा कि जी अगर ISI एक दफ़ा सो गई तो आपने तो यहाँ पे इतने सारे दहशतगर्द ट्रेंड हुए, उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, उन्होंने जहाज़ चलाने सीखे, उन्होंने नक्शे लिए, तो व्हाट वाज CIA डूइंग? तो डू यू थिंक इट इज़ ओनली वो सिर्फ एक ऐसा था जो चीज़ हो गई थी? दैट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। वो इंटेंशनल CIA और मुसैद ने कराया था। और आज अमेरिका में कोई 400 थिंक टैंक बने हुए हैं, उसमें अपना जर्नलिस्ट का भी थिंक टैंक है, उसके अंदर जो एविएशन वाले उनका भी थिंक टैंक है, पायलट्स का भी थिंक टैंक है। वो पहला शख्स फायर एक्सटिंग्विशर, फायर सर्विस का वो लड़का लेफ्टिनेंट जो मौके पे पहुंचा था, उसने किताब लिखने ने कहा वहाँ तो एक्सप्लोसिव की बू आ रही थी, उसने रिजाइन कर दिया अपने जॉब से। ये तारीख की हकीकतें जो कल खुलेंगी कि 9/11 किसने करवाया था, किसने अपने अमेरिकन को मरवाया था। तो जब ये चीज़ें खुद हुकूमतें करती हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, तो उसकी रिफ्लेक्शन क्या पब्लिक में नहीं आएगी? पब्लिक में भी उसी की रिफ्लेक्शन आएगी ना, पब्लिक भी उस चीज़ को उसी तरह कैरी फॉरवर्ड करेगी ना। तो यही चीज़ें अब आपको होती नजर आ रही है। इसलिए 700 स्टोर्स को आग लगी हुई है, इसलिए लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, इसलिए व्हाइट हाउस के अंदर लोग घुस गए। आप उठा के देख ले, कभी व्हाइट हाउस में घुसे थे, व्हाइट हाउस में जैसे बेगम साहिबा कह रही थी कि कर्फ्यू लगाने का सोचा जा रहा है। तो ये चीज़ें कोई मेरे लिए अचंभा नहीं है। इससे पहले एक दफा बिजली गई थी तो पता नहीं कितने स्टोर और कितनी दुकानें और कितनी शॉप, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त की जो आज की जो मौजूदा दुनिया है, इसमें बिलखुसूस अगर अमरीकी इन्फ्लुएंस की बात कर ली जाए तो वो आपको हर जगह नजर आता है। बल्कि जहां तशद्दुद और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की बात होती है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल या अमरीका की जो है वो किसी न किसी शक्ल में कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट बड़ी वाज़ेह तौर पर दिखाई देती है। लेकिन जिस चीज़ का या जिस जिस आग में आपने दुनिया को धकेला था, आज ऐसा महसूस होता है वो आग आपके अपने माशरे को जला रही है। अब एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे आज की मौजूदा अमरीकी जो सूरत हाल है, यकीनन अमरीकी दाखिली सूरत हाल या वो एक माशरती हवाले से जो है वो अपनी जगह एक तशवीशनाक है, क्योंकि आज के माशरे में जो है वेस्ट को जो है एक मॉडल के तौर पे देखा जाता था, और उसको जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया जो है ख़ासतौर पर डेवलप कंट्रीज़ की बात कर ली जाए तो वो उसको अडॉप्ट करती थी।
अब जहां माशरती खलफिशार इस हद तक हो, जहां रेसिज्म तासुब की बुनियाद पर ये सब कुछ हो रहा हो, उसके बाद दुनिया के पास क्या मॉडल रह जाता है और उसके साथ साथ इसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस जो हैं वो क्या होंगे? क्योंकि जिस तरीके से दुनिया का इस वक्त रिएक्शन आया है, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। नासिर शिराजी साहब ने हमें ज्वाइन करा है, माहिर है बैनुल अक़वामी उमूर के। नासिर, कैसे देखते हैं आज की अमेरिका की सूरत हाल को और इसके दुनिया पर इस वक्त जो असरात हैं वो क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। क्योंकि जब कोई पावर खुद को सिर्फ वर्ल्ड पावर नहीं बल्कि फोर सुपर पावर कहलवाती है तो उसके अंदर जो सिचुएशन क्रिएट होती है और उसको जिन चैलेंजेस का सामना एट होम करना पड़ता है उसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट जो है वो इमीडिएट होता है और रेलेवेंट होता है। अभी अगर मैं एक छोटी सी समरी बयान करूं कि इस वक्त इंटरनल अमेरिका की सूरत हाल को हम इस तरह अगर मैं जो फैक्ट एंड फिगर बेस मैं अगर सिर्फ एक एनालिसिस आपके सामने बयान करूं कि अमेरिका में इस वक्त पॉलिटिकल डिवीजन जो है वो एट इट्स पीक है और किसी भी सोसाइटी के अंदर जब पॉलिटिकल डिवीजन आ जाए तो वो बहुत खतरनाक होती है कि हाउ टू कोप विद द सिचुएशन। और सूरत हाल ये है कि ये कोई आम पॉलिटिकल इख्तलाफ का इजहार नहीं है जो रूटीन में दो पॉलिटिकल फिगर्स करते हैं या दो अपोनेंट पार्टियां करती हैं, बल्कि ये एक क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर हैंडलिंग के हवाले से इस हद तक मसलन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दी जो बाइडेन के बारे में, जिसके बारे में है कि जो फ्यूचर में उसके लिए मेन कंटेस्टेंट है, उसने कहा है कि ये इन ठग्स को और इन डाकुओं को और ये जेल ब्रेक करना चाहते हैं और इनको ये दोबारा मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आना चाहते हैं जो हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है कि जो डायरेक्टली ये तो वो बुनियादी एलिमेंट है ना कि जिसकी बुनियाद पे ये एक्सट्रीमिज्म जो है वो इतनी तेजी से स्प्रेड आउट हो रहा है, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि और भी अगर बात कर ली जाए डेवलप कंट्रीज की या भारत की, तो ये चीज तो अल्टीमेटली इस वक्त दुनिया भर में देखी जा रही है। लेवल देखें, इसका लेवल ये है कि आप इस सिचुएशन को कोप करने के लिए कोई आप आपस में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करना चाह रहे हैं, आप इसको नेशनल चैलेंज के तौर पे नहीं देखना चाहते। इसके नतीजे में आपके अंदर पॉलिटिकल डिवीजन और बढ़ जाएंगी और जब पॉलिटिकल डिवीजन और बढ़ जाएंगी तो ये सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसी तरह अगर मैं इसको दूसरे अनुवाद के सिस्टम जो है वो क्लैप कर गया कि हमने क्या मसलन नेशनल गार्ड को तलब करना है या नहीं करना है। एक कॉन्फ्रेंस कॉल में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जिस तरीके से बिहेव किया गवर्नर के साथ, क्योंकि अमेरिका के कवानीन के अंदर जब तक गवर्नर जो है वो न कहें उस वक्त तक बाकायदा फौज को कॉल नहीं किया जा सकता है, तो उसके ऊपर जो अंदाज इख्तियार किया, कहा है आप बुज़दिल हैं, आपको सिचुएशन टैकल करना नहीं आती, आप फरारी हैं, आप फरार इख्तियार कर रहे हैं। इससे आप देखें कि सूरत हाल की संगीनी कितनी है और उसके हवाले से रिएक्शन के अंदर दोनों के अंदर रिस्क जो है वो किस लेवल पर बढ़ती जा रही है। फिर ये है कि फेडरल जो है वो क्रिमिनल कौन है, जो मुख्तलिफ स्टेट्स के हैं वो कौन है, उसकी वजह से भी बहुत शदीद डिवीजन हो रही है। बाज़ जगहों पे पुलिस जो है उन्होंने सरेंडर किया है और अपने आप को वो जो एक पांव के ऊपर बैठकर दरअसल वो एक इलामत है जिसके नतीजे में वो इजहार यकजहती करते हैं प्रोटेस्टेंट्स के साथ। बाकी जगहों पे यूज ऑफ फोर्स है और इसी तरीके से अमेरिका के बाद सेनेटर्स ने कहा है कि हमें इस पर बाकायदा फौज बुलाने की जरूरत है। एयरबोर्ड 101 एयरबोर्ड डिवीजन की बात की है कि इसको बुलाने की जरूरत है। इससे आप देखें कि एट होम इस वक्त उनकी जो परेशानी का लेवल है और उनकी डिवीजन का लेवल है वो बहुत ऊपर चला गया है। फिर आप जानते हैं कि अमेरिकन जो हेजमनी है वो बेस करती है उनकी अपनी इकोनॉमी के ऊपर, और इकोनॉमी की सूरत हाल ये है कि तकरीबन 40 के करीब स्टेट अफेक्टेड हैं और उनके अंदर इस वक्त शटडाउन है, कंप्लीट शटडाउन है। मेन जो पावर कॉरिडोर्स हैं वो बंद पड़े हैं, डिसीजन मेकिंग सेंटर्स बंद पड़े हैं। इसके अलावा उनके जो बड़े इकोनॉमिक हब हैं वो बंद पड़े हैं, उनकी जो बड़ी स्टोर्स हैं वो बंद पड़ी हैं और ये एक बदतरीन बहरान है। जबकि एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका ग्रिप्ड है विद कोरोना कोविड-19 की वजह से, तो उसके ऊपर से ये एक नया बहरान आने की वजह से बिल्कुल उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है टू डील विद द सिचुएशन ये तकरीबन खत्म होती नजर आ रही है। और इकोनॉमिक डिके जिस तेजी से करोड़ों लोग पहले बेरोजगार हुए हैं उसके अंदर बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। और फिर जो सोसाइटी के अंदर जब डिके आ जाता है ना, फिर आप जब इंटरनल चैलेंज इतना बढ़ जाता है कि गोरा काले को देखना पसंद न करे और काला गोरे को देखना पसंद न करे, इसलिए कि आपने वहां पर ये रिस्क इतनी पैदा कर दी है और इतना ज्यादा एक्सट्रीमिज्म पैदा कर दिया है कि वो समझते हैं कि ये हैव और हैव नॉट की जंग है। और फिर हैव और हैव नॉट की जंग के अंदर और एलिमेंट आ जाए और अमेरिकन प्रेसिडेंट जैसा बंदा जो है वो उसको डील करने वाला और वो खुद कहे कि ये वॉल स्ट्रीट मूवमेंट के लोग हैं, ये इसी तरह मुख्तलिफ दीगर बैंड ऑर्गेनाइजेशन के नाम लें, तो इसका मतलब ये है कि ये सूरत हाल जो है वो मजीद फैलेगी। इसके अंदर जो है इसकी जो नफरत की जो चिंगारियां हैं ये शोला बनेगा और अमेरिकन सोसाइटी जो है वो अभी तेजी से इससे निकलने की पोजीशन में नहीं है, बल्कि ये मुसलसल बहरान के अंदर चला जाएगा। हत्ता अगर आर्जी तौर पे ये अपने घर के अंदर इसको
मिनिमाइज करने में भी कामयाब हो जाते हैं, तब भी नहीं, जो मोडस ऑपरेंडी है इस वक्त गवर्नमेंट की जानिब से, उसमें तो ऐसा महसूस नहीं होता कि इसको आप किसी सूरत भी जो है वो ये डिक्लाइन की तरफ जाएगा। आबिदा हुसैन साहब, आपके ख्याल में यकीनन ये दाखिली सूरत हाल अमेरिका की अपनी जगह मौजूद है और ये जो एक डिवीजन पैदा हुआ है ये यकीनन आज का नहीं है, बहुत पहले से, लेकिन आज के दौर में इस हद तक जो क्राइसिस पे आप चले गए हैं, लेकिन इसके इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस क्या होंगे? जिस तरीके से रिएक्शन हम देख रहे हैं ईरान की जानिब से भी जो है वो हमने देखा, तुर्की की जानिब से, चाइना की जानिब से। जब कोई स्टेट अपने घर के अंदर सिचुएशन को मैनेज नहीं कर सकती। सिराजी, मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं आबिदा हुसैन साहब से जरा इसका जवाब ले लूं। इंटरनेशनली अमेरिका की प्रेस्टीज है उसको बहुत बड़ा धचका लगा है। साफ जाहिर है कि दुनिया की रियासतें जो कि अमेरिका की जानिब कदर की निगाह से देखती थीं, उनको अपनी राय जो है उसको बदलना हुआ है, और जो ये नस्ली इम्तियाज़ की गिनावनी कैफियत अमेरिका में उभरी है, इससे साफ जाहिर है कि अमेरिका की प्रेस्टीज को बहुत बड़ा धचका लगा है और बैनुल अक़वामी सतह पे अमेरिका को बहुत वक्त लगेगा इस कैफियत से रिकवर करने में। ब्रिगेडियर साहब, ये तमाम वाक़यात सारी अपनी जगह अपनी चीज़ें मौजूद हैं, यकीनन एक्सट्रीमिज़म भी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन एक मस्बत पहलू इस तमाम तर वाक़े में एक जो सामने आ रहा है कि एक बड़ी तादाद लोगों की है जो बग़ैर किसी बायसनेस के जो है आज सड़कों पे निकले में और कोविड-19 के साथ वो एहतजाज भी कर रहे हैं। असल में बात यह है कि जो अदारे होते हैं वो और जो हुकूमतें होती हैं वो, उनकी अप्रोच कुछ डिफरेंट होती है मुख्तलिफ चीज़ों को टैकल करने की। जैसे अभी ट्रंप जो है वो जो बाइडन को स्लीपी जो कह रहा है उसको टॉन्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपसे कहा कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो उसको एनार्किस्ट कह रहे हैं, बजाय इसके कि आप ये रियलाइज़ करें कि अगर जो लोग एहतजाज कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई तो वजह है ना, कोई ना कोई तो लावा है जो उनके अंदर पक रहा था जो बाहर आ रहा है। तो आप उसको आइडेंटिफाई करने के बजाय अगर डिट्रैक्ट करने की कोशिश करें, ये एटीट्यूड होता है जो हुकूमतों का एटीट्यूड होता है। अब अवाम का जो रवैया होता है, उनमें से बहुत सारे वाइट्स ऐसे होंगे जो ब्लैक्स के साथ खड़े हुए होंगे, और इतने सारे तो वहाँ पे ब्लैक्स खाली निकल नहीं सकते ना। अगर जर्मनी में भी ये गया है और इंग्लैंड में भी गया है तो ये आपको इंटरनेशनल जो कनेक्टिविटी है, इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन इससे जाहिर हो जाती है। जिस तरह अब इंडिया को अगर हम देखते हैं तो इंडिया के अंदर एक दहशतगर्द किस्म की ट्रायो है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है और अमित शाह है, वो रूल कर रहे हैं। उनकी सोच है दहशतगर्दी को प्रमोट करने की, परवरदा है दहशतगर्दी के, वो वहाँ पे मुसलमानों को अक़लियतों में जुल्म डाल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे मुस्बत ख्याल रखने वाले लोग इंडिया में मौजूद हैं, वो हिंदू भी हैं लेकिन वो सपोर्ट नहीं करते इन चीज़ों को। वहाँ पे ऐसे भी चीफ जस्टिस हैं पुराने सुप्रीम कोर्ट के जो कहते हैं मैं तो गाय का गोश्त खाता हूँ, ये जानवर है, जानवर की कौन पूजा। तो ये जो चीज़ें सामने ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि ये जो लोग हों, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे वो मोदी हो, ये तमाम लोग इसी एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच के साथ इलेक्ट हुए हैं। यानी कि सोसाइटी का एक बड़ा सेगमेंट मौजूद है जो इस एक्सट्रीमिज्म को जो है सपोर्ट करता है। फिरोज नहीं, इनको इलेक्ट, आप मोदी के बारे में को इलेक्ट कराया गया, बहुत पैसा चला नरेंद्र मोदी के पीछे कारपोरेट सेक्टर का। यानी अगर उसने अपने इलेक्ट होने से पहले अपने मंशूर में ये लिख दिया था कि अगर मैं इलेक्ट हो गया 3/3 मेजॉरिटी से तो मैं कश्मीर का 370 का स्टेटस जो है वो ख़त्म कर दूंगा, तो इसका मतलब है पीछे कोई सपोर्ट, पीछे कोई लोग थे। इसी तरह अमेरिका में देखे पॉपुलर वोट तो हिलरी क्लिंटन ने जीता था ना, पॉपुलर वोट तो ट्रंप ने नहीं जीता था, लेकिन उनका सिस्टम ऐसा है उसके जरिए, और उसके पीछे कितना यहूदियों का पैसा लगा। यानी वहाँ पे बहुत सारे, मतलब वो एक बहुत बड़े बार टेंडर है जिनके पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बिजनेस है, उसने क्या कहा था, उसने ये कमिटमेंट ली थी ट्रंप से कि अगर आप इलेक्ट हो गए तो आप पैलेस्टाइन को जो है वो कैपिटल डिक्लेयर कर दे। तो बहुत बड़ा यहूदियत का पैसा लगा, और ये यहूदियत क्रिस्टियनों नेक्सस जो है ये गवर्नमेंट की पैदावार है। वहां पे गवर्नमेंट यहूदियत के जरिए वजूद में आती है, यहूदी लॉबी के जरिए वजूद में आती है, फेडरल रिजर्व के, तो वो तो यहूदियों पॉलिसी को लेके चलेंगे ना। जैसे इंडिया में आपको यहूदियत का और हिंदुत्व का नेक्सस नजर आता है, इजराइल और इंडिया का नेक्सस नजर, वो दहशतगर्दी पे मबनी है। आज अगर पैलेस्टाइन में 700 घर बना के वो कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट वहां पे कर देंगे, नेतन्याहू अनाउंस करता है, कैंसेट के अंदर ये उनकी प्रपोजल पेश होती है, पोम्पियो उसको सपोर्ट करता है और इजरायलियों को कहता है कि जिसके लिए वोट करे, तो आपको ये नेक्सस दुनिया में नजर नहीं आता कि किस तरह ये इलेक्ट होके आए। ये जो नेक्सस अपनी जगह मौजूद है और उसके रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम मुख्तलिफ शक्लों में इस वक्त दुनिया भर में देख रहे हैं। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है वो गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे आज अमेरिका में होने वाले जो नस्ली फसादात हैं और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल इम्प्लिकेशंस हम इसके देख रहे हैं। यकीनन दुनिया में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें एक्सट्रीमिज़म की मुख्तलिफ शक्लें जो है वो आज हमें दिखाई देती हैं। सिराज जी, आप कैसे देखते हैं आज की मौजूदा सूरत हाल को, और बिलखुसूस जो इसके जो आलमी सतह पर जिस किस्म का इस वक्त जो एक क्रिटिसिज्म का सामना अमेरिका को है? जी देखें, सबसे पहले तो जो अमेरिकन हेजमनी है इस खित्ते के अंदर जो ऑलरेडी शैटर हो रही है और मुख्तलिफ उन्वानात से उसके ऊपर बिलखुसूस जमहूरी इस्लामी ईरान की तरफ से कि जो उनके अफसलात को इन टेक्सस बाजू को लीड कर रहा है, उनकी तरफ से जिस तरीके से शैटर किया गया है, ख्वाह वो वेनेजुएला का मैटर हो या इसी तरीके से गल्फ के अंदर बाद डेवलपमेंट हो या इराक के अंदर जो है वो काउंटर अटैक हो, तो उसके बाद अब उनके यहाँ ये जो डील करने की कैपेबिलिटी ना होना है, इसके नतीजे में अमेरिका की दुनिया के अंदर और इंटरनेशनल अफेयर के अंदर इंटरवीन करने की सलाहियत बहुत कम हो गई है। और ये किसी भी हेजमोनिक पावर के लिए जो दुनिया पर अपना गलबा बरकरार रखने के लिए जो है वो अपनी इस कंसोलिडेटेड पावर को यूज करती है, ये उसके लिए बड़ा थ्रेटनिंग होती है। और अमेरिका तकरीबन इस स्टेज के ऊपर आ गया है कि जब भी कोई एम्पायर जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक इंटीरियलिस्टिक वे के साथ एक्सपेंड करती है, तो एट द एंड जब उसका पीक आता है तो वो दुनिया में उससे एक डिके भी शुरू हो जाता है और वो डिके फ्रॉम होम स्टार्ट होता है। वो अपने घर से चीजों को खाना शुरू कर देती है, अपने बदन को खाना शुरू कर देती है। ये दुनिया भर में जिन्होंने एम्पायर्स का डिक्लाइन जो है वो पड़ा है, तो वो इस नतीजे के ऊपर, और वो कैसे होता है, ओवर बर्डन हो जाती है। सिराज साहब, ये सिर्फ अमेरिकी रियासत के लिए नुकसानदेह है या ये जिस नेक्सस की बात की जाती है या जिस तरीके से दुनिया पे रूल किए जाने की बात की जाती है, ये ओवरऑल उसके लिए भी नुकसानदेह होगा उस तमाम सूरत हाल में? देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर तो चेंज हो गया। इस वक्त दुनिया यूनिपोलर नहीं रही है, दुनिया मल्टीपोलर होती जा रही है बहुत तेजी से। अमेरिका अकेले की दुनिया को के डिसीजन मेकिंग के तौर पे जो उसका रोल था वो अब बाकी नहीं रहा है। और अब तो एक गेम ये है कि अब नेक्स्ट स्टेक होल्डर कौन कौन आते हैं। क्या यूरोपीय यूनियन एक ब्लॉक के तौर पे इमर्ज करती है या वो भी कहीं थर्ड नंबर पे खड़ी होगी? क्या चाइना खुद एक कंट्री के तौर पे खड़ा होगा या वो एक रीजनल ब्लॉक की सूरत में खड़ा होगा जिसमें ईरान, पाकिस्तान और रशिया जो है वो उसका एक पार्ट हो सकते हैं? इसी तरीके से एशिया के अंदर जो अफ्रीका के अंदर बाद डेवलपमेंट है वो किस तरीके से रिटेलिएट करेंगे। फिर इसी तरीके से आपने देखा भी वेनेजुएला के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर बहुत शदीद रिटेलिएशन है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन द नटशल अमेरिका की पूरी दुनिया के ऊपर जो ग्रिप है वो बहुत तेजी से कमजोर हो गई है और उनके ये सलाहियत से वो पूरी दुनिया को मैनेज कर सकते हैं, ये इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। और उनकी जो प्रेस्टीज है जिसकी बुनियाद पे वो दुनिया के बाद ममालिक के ऊपर अपनी गलबे वाली पोजीशन जो है वो बरकरार रखते हैं, वो अब बिल्कुल बाकी नहीं रह गई है। और घर के अंदर जब प्रॉब्लम होता है तो उसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन होते हैं, उसके बिल्कुल होते हैं, उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन होते हैं। इस वक्त इनके ऊपर जो चेक्स हैं कि ये दुनिया में कहीं क्या कोई मिलिट्री एडवेंचर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो एट होम बहुत पोजीशन इनके लिए खराब है। क्या ये दुनिया में अपने साथ किसी अलाई को सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जब एट होम इतने वीक हैं तो दुनिया में किसी को क्या सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल अब्दुल हुसैन साहब, दाखिली खल्फिशार के साथ जो है वो हमने देखा, माजी की अगर बात कर ली जाए, जिन ममालिक में हमने दाखिली खल्फिशार देखा वो ममालिक जो है वो तो उनकी तरक्की की रफ्तार जो है वो यकीनन सुस्त रवि का शिकार रही। आज की अमेरिकी की सूरत हाल देखते हुए आप क्या कह सकती हैं कि अमेरिकी जो गलबा हम देखते थे दुनिया में, वो उस पर किस हद तक ये हालात जो है वो असरअंदाज होंगे? बहुत हद तक असरअंदाज होंगे। अमेरिकी गलबा जो है उसको अब उस तसल्लुत को उस निगाह से दूसरी रियासतें नहीं देखेंगी जैसे पहला देखती आई हैं। और ये नस्ली इम्तियाज़ की जो घिनौनी कैफियत मंजर आम पे आई है, ये अमेरिका की प्रेस्टीज को इंतहाई नुकसानदेह साबित होगी। तो मैं समझती हूँ कि अमेरिका का जो एक हेजेमोनिक पोजीशन रही है दुनिया में, उसको काफ़ी दचका लगा है और इसकी हेजेमोनी में अब यकीनन आइंदा कमी वाक़ आएगी। जी ब्रिगेडियर साहब, यही सवाल मेरा आपसे है कि आज की मौजूदा सूरत हाल में क्या अमेरिका इस पोजीशन में होगा कि जिस तरीके से वो दुनिया के साथ जो रवैया था, अब उसमें क्या सूरत हाल आप देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में? बात यह कि अमेरिका इस वक्त इकनॉमिकली वीक है, मिलिटरली वो अभी भी एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी के हिसाब से, मैन पावर के हिसाब से और फोर्सेस की जो आउटरीच है उसके हिसाब से अभी तक उनके पास एक एज मौजूद है। लेकिन उस एज को धचका बुनियादी तौर पर 2 दफ़ा लगा बहुत बुरे तरीके से। एक लगा वियतनाम में,
जब उनको शिकस्त हुई, यानी एक ऐसे भी ऑपरेशन वियतनाम उठा के पड़े जब एक ऑपरेशन में उनके पूरी बटालियन और ब्रिगेड को वाइप आउट कर दिया वियतकांग ने। 700 आदमी मुझे याद है एक ऑपरेशन में उन्होंने मार दिया, पूरी बटालियन खड़क गई थी। लेकिन उसके बावजूद दे केप्ट ऑन इंटरवीनिंग मिलिटरली मुख्तलिफ जगहों पे। और इसकी लेटेस्ट एग्जांपल अफगानिस्तान में तालिबान ने उसके साथ जो किया वो आपके सामने वो क्या वो उन्हीं तालिबान को जिनको वो दहशतगर्द करते थे उनके साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। बिल्कुल। चाइना इस वक्त जो है वो इकोनॉमिकली भी कमज़ोर मजबूत है और वो मिलिटरली भी अपनी आउटरीच को बढ़ा रहा है। और अभी आपने देख लिया कि गलवान वैली में जो वो आके बैठे हैं ऑन द माउथ ऑफ गलवान वैली, और जिस तरह उन्होंने वो दौलत बेग ओल्डी बेस जो है, जो ब्रिगेड साइज बेस है, उसको और कराकोरम पास को दरमियान में अपने आप को प्लेस किया है। वहाँ से इंडिया कहाँ पे आ गया, रशिया को आप डेवलप होते हुए देख रहे हैं। अब ये तीन ताकतें तो डेवलप होंगी। अमेरिकन की जहाँ तक आप प्रेस्टीज की बात करते हैं तो आई डोंट एग्री कि उनको अपनी प्रेस्टीज की परवाह है। अगर उनकी अपनी इज्जत की प्रेस्टीज की कोई परवाह होती तो वो वियतनाम से बहुत बड़ा सबक ले लेते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में तो हारने के बाद वो क्लेम कर रहे हैं कि हम जीत गए एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स। प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हमारे साथ नासिर शिराजी साहब, आबिदा हुसैन साहब और ब्रिगेडियर साहब, आप तमाम हजरात का जो है वो बहुत शुक्रिया। यकीनत की मौजूदा सूरत हाल है जिसको देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि बिलखुसूस कोविड-19 के बाद जो है तस्वुर किया जा रहा था कि दुनिया का नक्शा जो है वो उसमें तब्दीलियाँ जो है वो मुतवक्का हैं। लेकिन आज की सूरत हाल के बाद, अमरीका की दाखिली सूरत हाल के बाद जो है वो यकीनन आइंदा आने वाले दिन जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे, क्योंकि अमरीका का कमज़ोर होना यकीनन जो है वो दुनिया के हालात में मज़ीद तब्दीलियों का बाइस हो सकता है। इसके साथ साथ प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मंसूर खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।